हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो किसके बारे में होने वाला है? हमारा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो अपन केमिस्ट्री के अंदर यूज में लेते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 2 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। बट इसमें कुछ एडिशनली चीजें हैं, जैसे कि इसमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आ जाती है। ठीक है, उसके बारे में आज अपन चर्चा कर देंगे, जिनमें से कुछ होगा जैसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, ऐसे एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अगर आपके सामने मैं आपको कोई चीज न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं, उसमें पूछता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो कैसे आप यहां पे कैलकुलेट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आप फिजिक्स के अंदर भी लेते हो, यहां पर भी है केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, बट यहां पर इतनी चीजें नहीं रहेंगी। तो मैं कुछ बेसिक सी आपके सामने चीजें लेके आया हूं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी समझने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या क्या चीजें बताई हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि केमिस्ट्री होती क्या है। अरे हमारा पहला लेक्चर था केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री की नई दुनिया के अंदर आप जा रहे हो ना, तो केमिस्ट्री क्या होती है सबसे पहले मैंने आपको वो चीज समझाई। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये समझाया कि मैटर क्या होता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि मैटर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि शैडो एक मैटर है या नहीं, आप कहोगे कि सर शैडो इज ऑल्सो मैटर, लेकिन शैडो इज नॉट अ मैटर, बिकॉज उसके केस में वॉल्यूम तो आप फिर भी सोच सकते हो वॉल्यूम होगा, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता, मास नहीं होता है। इसका मतलब शैडो इज नॉट अ मैटर। ऐसे ही फिर मैंने मैटर का क्लासिफिकेशन आपको सिखाया, फिजिकल क्लासिफिकेशन सिखाया, केमिकल क्लासिफिकेशन आपको समझाया। फिजिकली अपन अगर बात करें तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होती है। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको सबसे पहले से पता है। लेकिन इसमें एडिशनली मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, प्लाज्मा बताई थी और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट बताई थी। फिर मैंने आपको केमिकल क्लासिफिकेशन सिखाया था कि मैं मैटर को केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकता हूं। तो मैंने आपको सिखाया कि प्योर मैटर होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर मैटर्स में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करा, उसमें हमने एलिमेंट बताया और फिर मैंने आपको बताया क्या, कंपाउंड। ठीक है, फिर मैंने एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स बताए। टोटल कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर? आप कहते हो 118 एलिमेंट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स अपन डिस्कस करें, फिर अपन मिक्सचर के अंदर चले गए। ठीक है, मिक्सचर मैंने आपको समझाया। तो मिक्सचर क्या था? मिक्सचर सिंपली आप कहते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज द अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो 2 और मोर देन 2 जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो या फिर अपन बात करें डिफरेंट रेशियो में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और वहां पर अपन बात करते हैं कि 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है। होमोजीनियस में क्या होता है, थ्रू आउट द मिक्सचर मैं बात करूं तो वहां पे दोनों ही कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट मिक्स हैं उनका जो अमाउंट है क्या हर जगह एक जैसी रहती है, टेस्ट एक जैसा मिलेगा। अगर आप टेस्ट भी करते, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर है। ठीक है, मैंने आपको नमक मतलब NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर बताया। ऐसे ही फिर मैंने आपको बताया हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि जो सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर होता है वो एक तरीके का हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। अब अपन कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो यहां पर यूज में आएगी, जो बेसिकली अपन को इंपॉर्टेंट भी होती है थोड़ी, वो उसके बारे में अपन चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप सभी ने सुना होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं आपने सुनी होंगी। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, ये सब है क्या? ये सब बेसिकली है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? जैसे मैं बात करता हूं आपसे कि आपने कुछ चीज लिया, आपने क्या किया, मान लीजिए आपने पानी लिया, वाटर लिया। ठीक है, और वाटर को आपने हीट करा। तो आप सभी को पता है वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉईल होता है? आप सभी कहते हो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये समझो जब मैं वाटर को बॉईल करता हूं तो क्या मैंने इसकी आइडेंटिटी बदल दी क्या? अरे वाटर अभी भी वाटर ही है। ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट हो सकता है बदल गया हो, लेकिन अभी भी वाटर ही है। उसका कंपोजिशन बदला क्या? कंपोजिशन भी नहीं बदला। अरे फॉर्मूला उसका मैं बात करता हूं वाटर का, यहां पर क्या था, H2O था, अभी भी H2O ही है। मैं बात कर लूं भले ही इसकी सॉलिड स्टेट के अंदर, मैं बात कर लूं इसकी गैसेस स्टेट के अंदर, तो दोनों के अंदर फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की मैं अगर बात करूं, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी है जो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी
या कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस की आप आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हो, यहां पर आप उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं करते हो, और विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी या फिर कंपोजिशन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। ये क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं रखूं, जैसे कि अभी आपने देख ही लिया, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने क्या हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आपके सामने मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है, आपके सामने डेंसिटी हो सकती है। डेंसिटी इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। आप जब डेंसिटी किसी चीज की मेजर करते हो तो वहां पर आप उसकी आइडेंटिटी को थोड़ी बदलते हो। आप ये कहते हो कि वाटर की डेंसिटी, मान लीजिए आप ये कहते हो कि अपने पास में है आयरन ब्लॉक, और आयरन ब्लॉक है, दूसरी तरफ मेरे पास में वाटर है। डेंसिटी दोनों की मैंने मेजर करी, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कुछ अलग थी, इसकी डेंसिटी कुछ अलग थी। जब मैंने दोनों को चीजों को मेजर किया तो डेंसिटी यहां पर क्या है? जब डेंसिटी मैंने मेजर करी तो क्या मैंने आयरन ब्लॉक को कुछ और चीज बना दिया? क्या मैंने यहां पर वाटर को कुछ और बना दिया? नहीं सर, वो वैसे के वैसे हैं। इसका मतलब और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है डेंसिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, अरे मैं अगर यहां पर बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो मैंने क्या किस तरीके से लिखा है? इसको लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस के टर्म में। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती है। जब इसको आप रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आपको हो सकता है पहले से आपने पढ़ ली हो, लेकिन ये चीजें मैं बात करूं काफी बेसिक है, लेकिन आपको केमिस्ट्री के अंदर यूज में आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, हर जगह यूज में आएंगे। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, कंपेयर कर सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस में 100 क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी होती है यूनिट। दूसरी क्या होती है? यूनिट। तो यहां पर जो सेल्सियस है वो क्या है? यूनिट हो गई। ऐसे ही मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो जैसे मैं बात करता हूं जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? 1500 केल्विन के आसपास होता है। तो आप ये कहोगे क्या कि 1500 तो क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां पर जो केल्विन है वो यूनिट हो गई। कह सकते हो 1500 क्या है? ये सर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्या मैं यहां पर इसको जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसको आपने जब रिप्रेजेंट किया तो यहां पे 1500 केल्विन दिखाया ना, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1500 केल्विन के आसपास मैं मान रहा हूं ना, ठीक है। तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है। तो अभी तक हमने क्या चीज समझी? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सॉरी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप जब मेजर करते हो किसी भी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में, तो आप उस सब्सटेंस को कुछ नहीं बदलते हो, सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। क्या कोई भी चेंज नहीं होता है यहाँ पे? मतलब मैं कह रहा हूँ रेस्पेक्ट, किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि इसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, इसका कंपोजिशन नहीं बदलेगा। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, यहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। अभी केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। कहने का मतलब वो चीज हो गई। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और भी चीजें हो सकती हैं। आरएफ वैल्यू हो गया, रेफ्रेक्टिव जो इंडेक्स होता है, वो भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहां पर फिर हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा, तो रिप्रेजेंटेशन इसका हम कुछ इस तरीके से करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी दूसरी होती है यूनिट। अब चलिए एक और चीज के बारे में यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूनिट दो टाइप की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? ऐसी यूनिट है जो किसी भी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं हुई है। अरे इसको ऐसे समझो कि हमारे जो पापा वगैरह होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं, क्या वो किसी, मैं बात करूं, किसी और पे डिपेंड होते हैं क्या? जनरली अभी तो वो मतलब काफी मतलब हमसे बड़े हैं, ठीक है, तो सारी चीजें वही देख रहे होते हैं। लेकिन अगर खुद हमारी बात करें, मतलब अगर आपकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी भी रेस्पेक्ट में उन पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो सकता है। वो मनी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट के रेस्पेक्ट में हम उन पे क्या है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी की मैं बात करूं, फंडामेंटल यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? किसी और दूसरी यूनिट पे डिवाइड, मतलब किसी और दूसरी यूनिट पे वो डिपेंड नहीं करती है। ये बेसिक चीजें हैं। और बात करूं कि इनसे अगर हम कुछ चीजें डिराइव करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मैं लेंथ है, लेंथ को मैं क्या करता हूं, लेंथ इंटू लेंथ करता हूं, एरिया बनता है, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ मतलब कहीं ना कहीं मीटर इंटू मीटर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, कहीं ना कहीं मीटर क्यूब बनेगा, विच इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। समझ रहे हो क्या? ये सब क्या हो गई, ये कुछ यूनिट होगी, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो किसी और दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। यही बेसिक जो मैं बात करता हूं कि जहां से
ये 7 यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन सी है? लेंथ होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट हमको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है? लेंथ है, मतलब बात करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहां पे देखो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अपने पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी कुछ यूनिट हैं, क्या क्या है इनकी यूनिट? जैसे मैं बात करता हूं यहां पर मीटर हो गई, किलोग्राम हो गई, सेकंड हो गई, केल्विन हो गई, एम्पियर हो गई, कैंडेला हो गई और मोल हो गई। ये तो क्या है, कुछ इस तरीके से इनको बोला जाता है। फुल फॉर्म में आप कह सकते हो ऐसी होती है। लेकिन जब मैंने रिप्रेजेंट किया था, मान लीजिए किसको रिप्रेजेंट करा, मैंने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया तो केल्विन में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। मैं जब डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं लीटर में रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी, वो क्या होती है यहाँ पर हमारी डिस्टेंस की क्या बोली मैंने भाई? डिस्टेंस की क्या बोली है भाई? लीटर नहीं बोलना है, मीटर बोलोगे ना यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे अपने पास में 7 क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट होती है, अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। किस किस फिजिकल क्वांटिटी की है? तो अपने पास में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि मोल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल जो बात करूं तो सिंबल ये होता है इसका, ठीक है। ऐसे मीटर की बात करता हूं तो स्मॉल m होता है, किलोग्राम को स्मॉल k एंड g यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे बात करता हूं यहां पर सेकंड की तो स्मॉल s, ठीक है। मैं बात करता हूं केल्विन की तो यहां पर क्या आएगा? k, ठीक है। ऐसी बात करता हूं एम्पियर की तो कैपिटल A आएगा, ठीक है। मैं बात करता हूं कैंडेला की तो CD आएगा, ठीक है। मोल की मोल, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। बताइए जरा, सारी चीजें यहां तक क्लियर है? यहां पर देखिए जरा, कैपिटल K आएगा, स्मॉल k लिखा हुआ है ना, कैपिटल K आएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है क्या हमको? वैसे किसी का समझ हो जाएगा। अभी अपन ऐसा करते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस जो अपन यूज करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ अपन जैसे कुछ वैल्यू लिखेंगे ना, तो वहां पर कुछ जैसे 10⁻⁻⁻ में लिखूंगा, ठीक है, 10⁻⁻2 लिखूंगा, 10⁻3 लिखते हैं, तो इनको कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। इनके कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जो जनरली हम लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूं कुछ 1 किलोग्राम कुछ इस तरीके से लिखूंगा। इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो कितनी होती है? 10⁻3 ग्राम, ठीक है। ऐसे में बात करता हूं 1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे 10⁻⁻2 मीटर। तो कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है आपने फिजिक्स में पढ़ ली हो, लेकिन यहां पर भी अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर यूज में आती है काफी, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने इधर तो मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव वाले, मतलब 10 की जो पावर रहेगी वो पॉजिटिव में रहेगी। इधर क्या है? 10 की पावर जो है वो नेगेटिव के अंदर है। तो देखिए जरा, अगर 10⁻1 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं, उसका जो प्रीफिक्स होता है वो डेका होता है। सिंबल की बात करो तो डीए होता है, ठीक है। ऐसे बात करता हूं 10⁻2 की तो इसको बोलते हैं हेक्टो, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करा जाता है सिंबल जो होता है। 10⁻3 ये बहुत यूज में लिया होगा, अरे किलोग्राम, किलोमीटर, इस तरीके से, तो इसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही बात करता हूं मेगा, गीगा, ठीक है। ऐसे बात करता हूं टेरा, ऐसे पेटा जो होता है, एक्सा जो होता है, इनके लिए क्या हो जाता है? 10⁻6 का मतलब मेगा, स्मॉल कैपिटल M से रिप्रेजेंट करा जाता है। 10⁻9 को गीगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, गीगा बोलते हैं। और यहां पर सिंबल G होता है कैपिटल, ठीक है। 10⁻12 का मतलब टेरा, कैपिटल T से बोला जाता है, ठीक है। यहां पर 10⁻15 को मतलब क्या बोलते हैं? पेटा बोलते हैं। ऐसे ही बोलता हूं 10⁻18 को एक्सा, 10⁻21 को जेटा, ऐसे ही 10⁻24 को योटा बोलते हैं। ये जो इनिशियल चीजें, जैसे किलोग्राम का अपन बहुत यूज में लेते हैं, ठीक है, मेगा बहुत यूज में लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बात करता हूं यहाँ पर कुछ डेका का भी यूज में ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करता हूं यहाँ पर गीगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन को एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जैसे एक दो बार अपन बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं पूछता हूँ 10⁻12 को क्या बोलोगे? टेरा बोलोगे, ठीक है। 10⁻15 को क्या बोलोगे? पेटा बोलोगे। 10⁻6 को क्या बोलोगे? मेगा बोलोगे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे। 10⁻2 को क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे हेक्टो, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ऐसे 10⁻21 को क्या बोलोगे? योप्टो बोलते हैं,
योटा, सॉरी जेटा बोल दोगे, 10⁻24 को योटा बोल दोगे, ठीक है। ऐसे बात करते हो 10⁻18 की हेक्सा बोल दोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन को याद होनी चाहिए। ऐसे ही अपन नेगेटिव के अंदर चलते हैं। तो नेगेटिव के अंदर क्या है, अपन को ये चीजें पता होनी चाहिए कि अपने पास में है 10⁻1 तो डेसी हो गया, 10⁻2 सेंटी हो गया। अरे सेंटी मतलब होना यहाँ पर 10⁻2 मतलब सेंटी, सेंटीमीटर मतलब, अरे अगर मैं मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन देखता हूं तो जो वन मीटर है वो कितने के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर। लेकिन अगर आप ऐसे पूछते हो कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, तो आप सिंपली बोल सकते हो 10⁻2 मीटर। कैसे पता चला? अरे कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे सेंटी की वैल्यू रख दी है। कितनी रख दी है? सेंटी की वैल्यू 10⁻2 रख दी है। कहां से पता चला? यहां से पता चल गया यार मेरे को। सिंपल सी बातें हैं, बहुत बेसिक सी जानकारी है जो अपन को पता होनी चाहिए। 10⁻3 अगर लिखा रहता मिली, अरे मिलीलीटर, मिलीमोल, इस तरीके की चीजें अपन पढ़ेंगे आगे, है ना। ऐसे ही बात करते हैं 10⁻6, ये बहुत यूज में आती है। ये हो गया माइक्रो, अरे इसको बोलते हैं 10⁻6, 10⁻9 नैनो, ये बहुत यूज में आएगा केमिस्ट्री में भाई साहब। जब वेवलेंथ की बात होगी नैनो यूज में आएगा। नैनो कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नैनो मतलब 10⁻9 स्ट्राइक होनी चाहिए चीज, है ना। 10⁻12 पिको बोलोगे, पिकोमीटर, इस तरीके की चीजें बहुत यूज में आती हैं। जब अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जनरली अपन ये कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं न्यूमेरिकल्स में ही देखने को मिलेंगी। ऐसे ही मैं बात करता हूं 10⁻15 की, तो इसको बोलते हैं फेम्टो, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करा जाता है। 10⁻18 एटो बोला जाता है। 10⁻21 जेप्टो बोला जाता है। 10⁻24 योक्टो बोला जाता है। तो क्या हमको ये चीज समझ में आई? अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, 10⁻12 आप बोलोगे क्या? पिको। 10⁻9 आप बोलोगे नैनो। 10⁻1 डेका बोलना भाई साहब, ठीक है। 10⁻1 डेसी बोलना है, ठीक है। ऐसे ही गीगा की बात करता हूं 10⁻9 हो गया, ठीक है। मेगा की बात करता हूं 10⁻6 हो गया। तो आई थिंक अपन को ये सारी चीजें पता चल गई होंगी कि प्रीफिक्सेस क्या होगा। अगर अपने पास में 10⁻1 होता है, 10⁻2 होता है, 10⁻3 अपना 3 होता है, 10⁻6 होता है, 10⁻9 होता है, 10⁻12 होता है, तो क्या क्या उनको बोला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ा जाए। अब चलिए डिराइव्ड यूनिट के बारे में चर्चा की जाए। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? आपको मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट, बेसिकली जिनको बेसिक यूनिट भी बोला जाता है, और फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जाता है बेसिकली डिराइव्ड यूनिट को। मतलब इसमें अब डिराइव करोगे कैसे? बाय मल्टीप्लीकेशन, बाय डिवीजन। अरे 2 फंडामेंटल यूनिट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अरे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास में थी डिस्टेंस की यूनिट, क्या थी? मीटर थी। मैंने मीटर इंटू मीटर कर दिया, क्या बन गया? मीटर स्क्वायर बन गया। और ये जो मीटर स्क्वायर है किस प्रॉपर्टी की यूनिट है? आप बोलोगे एरिया की। तो यहां पर क्या मैंने 2 फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई किया है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो डिराइव्ड यूनिट कैसे बनती है? तो आप कहते हो बाय मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। 2 फंडामेंटल यूनिट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसका? ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। डेफिनेशन इसकी बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है, सिंपल आप कह सकते हो। डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या? जो डिराइव की जाती है। किससे डिराइव करोगे? फंडामेंटल यूनिट से। कैसे डिराइव करोगे? मल्टीप्लिकेशन करके फंडामेंटल यूनिट्स का, या फिर डिवीजन करके। सिंपल सी बात है। तो अब जरा कुछ चीजें देख लेते हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूं मीटर। एक बार मैंने मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार और कर दिया जरा, तो मेरे पास बन गया मीटर क्यूब। अब ये किसकी यूनिट है? अब ये वॉल्यूम की यूनिट बन चुकी है। ऐसे ही जरा और चर्चा करते हैं भाई। यहां पर चर्चा की जाए स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? स्पीड आप जानते हो, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। यहां पर जो मेरा मीटर है वो किसकी यूनिट है? वो एक मीटर जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है। इधर मेरी सेकंड क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। किस प्रॉपर्टी की? आप बोलोगे टाइम की। तो कहने का मतलब यहां पर आपने क्या किया है? 2 प्रॉपर्टीज को क्या किया? डिवाइड कर दिया, जो कि फंडामेंटल थी। समझ में आया क्या? इसका मतलब अब 2 फंडामेंटल यूनिट से कहीं ना कहीं डिराइव हुई है, तो बोल दिया डिराइव्ड यूनिट। किस प्रॉपर्टी की है? तो आप कह दोगे यहां पर स्पीड की है। ऐसे ही बात करता हूं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी? अरे एक्सीलरेशन भी अपनी क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। ऐसे बात करता हूं फोर्स की, मैं बात करता हूं एनर्जी की, मैं बात करता हूं डेंसिटी की, मोमेंट की,
अपने पास पावर हो गई, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या हो जाती है, अपनी डिराइव्ड यूनिट होती है। कहने का मतलब दिमाग में ये बात सेट कर लो कि अगर फंडामेंटल यूनिट से आपने दूसरी फंडामेंटल यूनिट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया दो फंडामेंटल यूनिट्स को, और उससे कोई अपन ने क्या कर दिया, वहां पे तीसरी यूनिट बना दी। जैसे यहाँ पे देख लो जरा, मीटर इंटू मीटर करा, मीटर स्क्वायर बना दिया, एक अलग यूनिट बन गई। ठीक है, मैंने मीटर इंटू मीटर मीटर किया तो वहां पर मीटर क्यूब बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक मेरी क्या हो गई, डिराइव यूनिट हो गई। अब यहां पर सारी चीजें याद हो, कोई उसमें मतलब ज्यादा मैं कहूंगा होशियारी है नहीं, जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे सारी चीजें याद होती चाहिए। कंसेप्ट समझ लो कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डिराइव यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी बेसिकली क्वांटिटी जिसको जब आप मेजर करते हो तो वहां पर आपको सब्सटेंस के अंदर कुछ भाई साहब जुगाड़ वगैरह नहीं करना पड़ता, आपको सिंपली जाना है, मेजर कर लेना है, और सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, सब्सटेंस का कंपोजिशन नहीं बदलता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बॉइलिंग पॉइंट लिया, बॉइलिंग पॉइंट जब जैसे मैंने वाटर का मेजर किया तो क्या वाटर का फॉर्मूला बदल दिया था क्या मैंने, अरे उसको H2O से कुछ मैंने वहां पे O2 बना दिया क्या, H2O का H2O ही था, समझ रहे हो। ऐसे ही मैं बात करता हूं कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, तो बेसिकली इट इज डिराइव्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट कितनी है तो आप बोलोगे 7, कौन कौन सी है वो पता है अपन को। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब चलिए, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट होता है जो कि केमिस्ट्री के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो काफी यूज में लिया जाता है। जब आप जाओगे लैब के अंदर 11th क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट करने बहुत सारे, तो आपको एग्जामिनर जो करेगा या फिर आपका जो टीचर रहेगा वो क्या करेगा, बेसिकली उसको पता है कि इतनी इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आनी चाहिए थी, यहाँ पे मोलैरिटी इतनी आनी चाहिए थी, मान लीजिए 1m आनी चाहिए थी। अब मोलैरिटी आपकी 1m नहीं आके कुछ 1m के आसपास आती है। कितनी आती है सर, आपकी एक बच्चे की आती है 0.5m, एक बच्चे की आती है 0.95m, एक बच्चे की जो मोलैरिटी है वो कितनी आती है 1.5m। ठीक है, एक बच्चे की आती है 0.99। ठीक है, एक बच्चे की आती है 1.05। ठीक है, एक बच्चे की आती है यहां पर, मतलब मैं लिख देता हूं सारी चीजें, ठीक है, इतना अपन को खुद को याद नहीं रहेगा। जैसे एक बच्चे, आपने क्या किया एक्सपेरिमेंट, यहां पर आनी कितनी चाहिए थी 1m, ये 1m क्या है, इट इज ट्रू वैल्यू। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया लैब के अंदर और यहां पर जो ट्रू वैल्यू है वो 1m थी। अब यहां पर कितने बच्चे थे, अरे अपने मान लीजिए पहले बच्चे छोड़ो, यहां पर एक टीम ए थी, ठीक है, दूसरी टीम बी थी। ठीक है, जनरली जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब के अंदर तो आपकी टीम बना दी जाती है। मान लीजिए यहां पे 4 टीम थी, एक टीम का जो रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, मोलैरिटी जो आई वो कितनी आई, यहां पर मान लीजिए कितनी आती है, अरे मान लीजिए 0.5m। बहुत डफर बच्चे थे भाई साहब, 0.5m, m बेसिकली यूनिट होती है, मोलैरिटी आप समझोगे, मोलैरिटी क्या होती है, एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म होती है। इसी लेक्चर में नहीं, इसी चैप्टर के अंदर समझ लेंगे अपन, है ना, जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तब वहां पे समझ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखो आप। ठीक है, 0.5m यहां पर रिजल्ट आया, इधर भाई साहब का रिजल्ट आया 0.95m। ठीक है, एक भाई साहब का रिजल्ट आता है यहां पर कितना आता है, एक भाई साहब का रिजल्ट आ जाता है 1.5m। एक भाई साहब का रिजल्ट आता है यहां पर, एक जो टीम हमारी वो उसका भाई साहब 10 पहुंच गई, उसकी मोलैरिटी आनी चाहिए थी 1, उसकी पहुंच गई 10। होते हैं भाई साहब कुछ कलाकार होते हैं लैब के अंदर, वो भाई साहब उनको मतलब नहीं है, उसने केमिकल एक एसिड डाला इधर से दूसरा बेस डाला, रिजल्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा दी और वाटर बना के रख दिया। भाई साहब उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल रिजल्ट निकाल के रख दिया 10m। अब देखो जरा, हमको वैल्यू कितनी लानी थी, 1m लानी थी, हमारी ट्रू वैल्यू क्या है 1m है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जो हमारी वैल्यू है 1m, उसके पास कौन सी वैल्यू होगी। आप कहोगे कि सर जो पास जो वैल्यू है वो तो मुझे यही दिख रही है, सबसे जो पास है, सबसे पास वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सबसे पास वाली जो वैल्यू है वो है 0.95। तो कहने का मतलब जो हमारी सबसे पास वैल्यू होगी ट्रू के, मतलब क्लोजेस्ट जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू के, या फिर स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, जनरली आप ट्रू वैल्यू ज्यादा फेवर आपको करना है यहां पर, तो ट्रू वैल्यू के पास जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। क्या कहते हो, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है,
तो कहने का मतलब अगर मैं बात करता हूँ 1M वैल्यू आनी चाहिए थी, यहां पर आई कितनी 0.9, तो एक्यूरेट वैल्यू कौन सी, सबसे सही वैल्यू कौन सी है, आप कहोगे 0.95। सबसे गलत वैल्यू कौन सी है, 10M। ठीक है, यानी मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि सबसे मोर एक्यूरेट वैल्यू, तो मोर एक्यूरेट वैल्यू ये है, सबसे लेस एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, ये हो गई। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर अपन ने ये सीखा एक्यूरेट वैल्यू क्या है, ठीक है, लेस एक्यूरेट वैल्यू क्या। अब प्रिसिशन क्या होता है, जैसे नेचर में कहा जाता है ना, बहुत सारे जो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का जो मतलब है एक्यूरेट नहीं होता है। प्रिसाइज का मतलब सिंपली ये कहा जाता है, मैं डेफिनेशन सारी चीज लिखूंगा एक एक करके, अभी कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं आपका। प्रिसाइज क्या होता है, मतलब एक ही रिजल्ट को बार बार, या फिर मतलब रिपीटेशन ऑफ द रिजल्ट जो होता है, मतलब मैं बार बार रिजल्ट को क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं प्रिसाइज या प्रिसिशन कहा जाता है। एक्यूरेसी क्या है कि आपकी जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू के कितनी पास आ रही है। तो मैं आपसे ये कहूं, डेफिनेशन लिखी जाए भाई, क्योंकि नोट्स आपको बनाने हैं तो आपको सारी चीज लिखनी पड़ेगी। इधर है मेरी एक्यूरेसी, क्या है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी क्या है, इट इज द क्लोजनेस, it is closeness of result, the closeness of value to the true value, कि हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज आ रही है, उसकी क्लोजनेस कितनी है, उसको कहते हैं क्या, एक्यूरेसी। उस वैल्यू को क्या कह दिया जाता है जो ट्रू वैल्यू के पास होती है, उसको कहते हैं हम एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, ये चीज हो गई। अब प्रिसिशन को समझो, प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रिसीजन बोला जाता है इसको, प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है, इट इज द रिपीटेशन, क्या है ये, बेसिकली रिपीटेशन है ऑफ द रिजल्ट्स। अब रिपीटेशन कैसे कर सकते हैं, अरे भाई साहब यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए ये, मतलब अगर मैं बात करता हूं डी टीम थी, अभी मैंने ई टीम भी ले ली, ई टीम भी ले ली, इधर मैंने एफ टीम भी ले ली, क्या ले ली, ई टीम ले ली, एफ टीम ले ली। अब ई टीम का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, मान लीजिए 0.5 भी आ गया। ठीक है, 0.5 आ गया, इसका कितना आ गया, इसका भी 0.5 आ गया। हो सकता है वो गलत हो, मतलब 0.5 वैसे तो गलत है, लेकिन एक ही रिजल्ट 3 बार आ चुका है, क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो कहने का मतलब हमारा जो 0.5 होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि जो प्रिसाइज वैल्यू है वही एक्यूरेट वैल्यू हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब हो सकता है आपकी प्रिसाइज वैल्यू क्या हो, एक्यूरेट भी हो जाए, बहुत बढ़िया, चंगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है लाइफ के अंदर, है ना। कहने का मतलब हमारी जो 0.5 है, इधर इधर इधर, ये क्या हो गई, ये मेरी हो गई प्रिसाइज वैल्यू। अब प्रिसाइज वैल्यू बोला क्यों सर आपने, इसलिए बोला क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उस वैल्यू को क्या कहते हैं, प्रिसाइज वैल्यू। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। समझ में आया क्या यहां तक चीजें। अब थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन ऐसा करते हैं कि इसी में चलो ऐसे समझो कि मेरे पास में क्या है, 0.95 आया। अब मैंने क्या किया, यहां पर एफ तक पहुंचा चुका हूं। अब मैंने क्या किया, एफ जी टीम भी ले ली, एच टीम भी ले ली, और अब मैंने क्या किया, यहां पर जी एच आई ले ली। अब देखो जरा, इनको मैंने हटा दिया, मान लीजिए इनको मैंने हटा दिया, भाई साहब गलत वैल्यू ला रहे थे, मैंने भगा दिया लैब से कि भाई साहब पढ़ते पढ़ते तो कुछ है नहीं और गलत वैल्यू ला रहे हैं, मैंने भगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर, अब मैंने क्या किया, जी टीम का जो रिजल्ट है वो कितना आया, यहां पर आ गया मान लीजिए 0.95। ठीक है, इधर इसका रिजल्ट कितना आ गया, 0.96 आ गया। तो देखिए जरा, क्या ये वैल्यू जो है बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं क्या कि ये तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर सी है। अरे इसमें बस निन्ना सा डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस चलता है। ठीक है, इतनी तो अपन मिस्टेक ही कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो मेरी वैल्यू है वो 1M के पास भी है। ठीक है, 1M के पास भी है, और साथ साथ में वो क्या है, रिपीट भी हुई है, 3 बार रिपीट हो गई। इसका मतलब जो मेरी वैल्यूज हैं यहां पर वो कैसी हैं, इसको आप कह सकते हो यहां पर प्रिसीजन भी है, यहां पर प्रिसीजन भी है, और साथ साथ में क्या है, यहां पर एक्यूरेसी भी है।
मतलब अब जो मेरी वैल्यूज है इसको भी जरा ऐसे समझ लो, ये 0.95 है, मान ली एक फर्ज कर लो कि यहां पर 0.95 है। अब आप ये बोलोगे कि जो 0.95 है वो मेरी एक्यूरेट वैल्यू है और साथ साथ में मेरी प्रिसाइज भी वैल्यू है। समझ में आया क्या? रिपीट भी हुई है वैल्यू और साथ साथ में स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मैं जिसको कहता हूं, ट्रू वैल्यू कहना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ट्रू वैल्यू ज्यादा अपन को फेवर करना है, ठीक है। ट्रू वैल्यू के पास भी है और ट्रू वैल्यू के कहीं ना कहीं बार बार रिपीट भी हुई है, ठीक है। यहां पर पास भी है तो पास है इसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। रिपीट हुई है इसका मतलब प्रिसाइज वैल्यू। यहां तक चीजें क्लियर है? बताइए जरा, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको वैसे अगर मैं और भी अगर आपको समझाऊं आगे कैसे बढ़ाएंगे अपन, आपने कभी क्या खेला हो, अरे डार्ट देखा होगा, डार्ट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, डार्ट वाला और डार्ट बोर्ड जो गेम होता है उसको समझो जरा, ठीक है। डार्ट बोर्ड गेम समझो। अब देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, इस पे डार्ट, ये मेरा बोर्ड है बेसिकली, यहां पर इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लीजिए ना, रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए जरा कैसे समझोगे चीजों को, कैसे केमिस्ट्री यहां पे लाओगे, कैसे यहां पे एक्यूरेसी को समझोगे। तो देखिए जरा, ठीक है, देखिए देखो अब एक बार क्या होता है, एक बार ऐसी बात होती है, मैंने यहां पर फेंकना स्टार्ट करा, वो डार्ट बोर्ड पे डार्ट फेंकना स्टार्ट करा, मेरे जो डार्ट हैं भाई साहब, मैं हूं भाई साहब, मेरा निशाना बिल्कुल अचूक है, सारे के सारे इस पॉइंट पे जाके लग गए, सारे के सारे इस पॉइंट पर जाके लगे, ठीक है। अब समझो स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर क्या होगी, ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो ये वाली हो गई स्टैंडर्ड वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, हमारी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के, या मैं कह दूं ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्या है, नजदीक है। जितना नजदीक हो सकता था मैंने भाई साहब फेंक दिया है। इसका मतलब इस केस में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी। क्या होगी, एक्यूरेट होगी। और साथ साथ में इंटरेस्टिंग केस ये है, इट इज एक्यूरेट वैल्यू एज वेल एज ये प्रिसाइज वैल्यू भी है। बार बार रिपीट कर पा रहा हूं मैं, कैसे, यहां पर देखो जरा, ये जो वैल्यू है बार बार रिपीट हुई, एक बार मैंने यहां पर फेंका, एक बार मैंने यहां पर फेंका, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। वैसे तो आप कहोगे सर यार इतना तो मत फेंको यार, भाई साहब सारे के सारे आपके मतलब बिल्कुल सेंटर पे जाके लग गए। अरे होता है कभी कभार। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, ये जो वैल्यू है मेरी प्रिसाइज भी है। कहने का मतलब मोर प्रिसाइज वैल्यू एंड मोर एक्यूरेट वैल्यू, इट इज मोर एक्यूरेट एज वेल एज मोर प्रिसाइज। क्लियर है? अब एक बार क्या होता है भाई साहब, हर बार निशाना थोड़ी लगेगा। एक बार मैंने क्या किया, मैंने फेंका, यहां पर जाके लगी, एक बार यहां पे जाके लगी, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। ये मेरी है ट्रू वैल्यू, ये मेरी है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल ना तो नजदीक है, ठीक है, ना तो ये ट्रू वैल्यू के नजदीक है, ना ही प्रिसाइज है, ठीक है। मैं ये कह दूं यहां पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि इट इज लेस एक्यूरेट। जो मैं रिजल्ट अभी निकले हैं वो क्या है, लेस एक्यूरेट है, एज वेल एज दे आर लेस प्रिसाइज। ये कैसे हैं, लेस प्रिसाइज हैं, एज वेल एज दे आर लेस एक्यूरेट। बताइए जरा यहां तक की चीजें हमको क्लियर हुई या नहीं? बताइए जरा यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं? क्लियर होंगी। बहुत बेसिक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी समझा दी, फिजिकल के बाद में फंडामेंटल और डेराइव्ड समझा दी, यूनिट्स है ना। फिर मैंने आपको एक्यूरेसी समझाई है, प्रिसिजन समझाई है, प्रिसीजन जिसको कहा जाता है, समझ सकते हो भाई, है ना। अब चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझा जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखो सबसे पहली चीज ये है, सिग्निफिकेंट अगर मैं आपके सामने कोई वैल्यू रखता हूं, जैसे 500, ठीक है, मैं आपके सामने कुछ लैब में मैंने क्या किया, परफॉर्म किया, कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर मुझे कुछ रिजल्ट मिला, ठीक है। तो रिजल्ट मिला तो उसकी कुछ वैल्यू आई। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि इस वैल्यू के अंदर कितनी वैल्यूज सिग्निफिकेंट हैं, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर कितनी है। तो सबसे पहले आपको जरा एक तरीका समझा देता हूं, विच इज साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन नहीं समझा तो हो सकता है आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है उसमें हमेशा कंफ्यूजन होगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूं 500, ठीक है, तो 500 को साइंटिस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करने वाला। वो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा,
वो 500 को 500 नहीं बोलेगा। अगर कोई साइंटिस्ट है वो क्या बोलेगा, इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। या नोटेशन कैसे करेगा, उसका नोटेशन कुछ 5.00 इंटू 10⁻² करेगा। ऐसे ही आपके सामने अगर वैल्यू हो, क्या आपके सामने वैल्यू आपके सामने क्या रखी हुई है, फर्ज कर लीजिए आपके सामने है 400, तो 400 को वैसे नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 4.00 इंटू 10⁻²। समझ में आया क्या, समझ में आई होगी। ऐसे ही वो बोलेगा क्या, अपने पास में 10 अगर लिखा हुआ है तो 10 को वो कैसे लिखेगा, वो 10 को लिखेगा 10⁻1 की टर्म में। तो ऐसे लिखा क्यों जाता है, देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने रुपए पड़े हुए हैं, तो आप कहोगे अबाउट, मतलब अगर आपके जेब में मान लीजिए 95 रुपीज अभी प्रेजेंट है, तो आप कहोगे अबाउट 100 के आसपास पड़े हुए हैं, ठीक है, अबाउट पड़े हुए 100 हैं, ठीक है। अब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, ठीक है, अब पैसे वगैरह, मतलब भाई साहब इंजीनियर बन गए या फिर डॉक्टर बन गए, उसके बाद में आपके पास पैसे आते हैं अथाह भंडार। आपसे जब मैं पूछता हूं तो आप राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे अभी तो 5 पे राउंड ऑफ करे थे आपने, 95 आपके पास रुपए थे, आपने बोल दिया 100, मतलब 5 पे कम वैल्यू पे कर दिया। लेकिन जैसे ही अगर आप बड़े होते हो तो आप 500 की टर्म में भी राउंड ऑफ करना स्टार्ट करो। अगर आपके पास में 4500 रुपए है तो उस केस में आप बोल दोगे कि मेरे पास में 5000 है, अबाउट 5000 रुपीज है। कहने का मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जिसको कहा जाता है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ऐसे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप मार्केट गए, मार्केट से कुछ मतलब एप्पल लेके आए, तो आप बोलोगे कि कितने, अगर मैं आपसे पूछूं कितने एप्पल है, तो आप बोलोगे कि अबाउट, वैसे तो कहोगे वेट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एप्पल्स हैं, तो आप कहोगे कि 10 के आसपास हैं, अबाउट 10 है, होंगे वहां पे भले ही 7 रुपए, मतलब 7 एप्पल ही, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, रियल लाइफ में जो एग्जैक्ट वैल्यू जिसको आ जाता है, रियल अपन कहें कि साइंटिफिक नोटेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। तो जो सिग्निफिकेंट की बात मैं करता हूं, सिग्निफिकेंट जो टर्म है या सिग्निफिकेंट फिगर है, वो रियल लाइफ का नहीं होता है, वो बेसिकली साइंटिस्ट जो यूज करते हैं वो होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर को वैसे तो बुक्स के अंदर कुछ अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो टैगलाइन है, हमारी जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम क्या है, इजीली। हर चीज को इजीली समझना है अपन को, इजीली मतलब बड़े आराम से, ठीक है। तो समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सबसे पहली चीज है कि किसी भी वैल्यू के अंदर जिन नंबर्स का एग्जैक्टली क्या है, या जिन फिगर्स का कुछ एग्जिस्टेंस होता है, कुछ सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास में है कुछ 15 लिखा हुआ है, तो 15 में एक वैल्यू मेरे पास में 1 है, एक मेरे पास में फिगर 5 है। तो जिन फिगर्स का या जिन न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्या होता है, अपने पास में सिग्निफिकेंस होता है, दे आर कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एग्जैक्टली अपन को ये समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अपन को देखने कैसे हैं। तो दो यहां पर चीजें हैं, शाहरुख खान मैं बना रहा हूं आपके सामने, शाहरुख खान बना रहा हूं, ठीक। तो अपने पास में क्या है, यहां पर जितनी की जितनी नॉन जीरो समझते होंगे आप, 1 से लेके 9 तक की जितनी वैल्यू हो गई, वो सब ऑल नॉन जीरो क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। ऑल नॉन जीरो फिगर आप कह सकते हो, या फिर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, वो सब क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट होती है। सबसे पहले ये समझो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब पंगा कहां पे फंसता है, पंगा यहां पे तो फंसता है बेसिकली कि जीरो पे अपन राउंड ऑफ करते हैं। जैसे मैंने बोला ना 95 था, लेकिन आपने क्या बोल दिया 100, तो 100 बेसिकली अब क्या हो जाएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। साइंटिस्ट के लिए वो कुछ काम की नहीं है। वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो जीरो पे केस में थोड़ा सा अपन को चीजें सोचनी पड़ती हैं। जीरो के केस में अपन को सिग्निफिकेंट फिगर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए जरा, जीरो में भी क्या है, जीरो 3 केस में आपके सामने ले रहा हूं। मिडिल जीरो, एक तो किसी डिजिट के सामने अपने पास में कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे अपने पास में है 1001, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई है। एक अपने पास में 101 है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब एक आपके पास में 01 लिखा हुआ है, ठीक है, एक आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब जितनी भी मिडिल जीरो हैं वो सब की सब क्या हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, मतलब मेरे पास में दो क्या है, सिग्निफिकेंट, मेरे पास में 2 डिजिट है, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरोज होती हैं वो सब क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। दूसरा केस क्या होता है, लेफ्ट जीरोज। लेफ्ट में जीरो लिखने से अपन को बचपन से पढ़ाया गया है कि लेफ्ट में जीरो कितनी भी लिख लो
उससे कोई भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ा होगा इस तरीके से मैथ में भी चीजें कहते हैं, फिजिक्स में भी कहते हैं। इसका मतलब नॉन जीरो हो जाएगा ये, मतलब मैं बात करता हूं यहां पर ये जो वाली टर्म है लेफ्ट जीरो जितनी होती है वो कैसी होती है, नॉन सिग्निफिकेंट। वो क्या हो जाती है, नॉन सिग्निफिकेंट। चलिए अब राइट में थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ता है। राइट में क्या सोचोगे, अपने पास में क्या है, राइट जीरो। राइट जीरो में क्या सोचना है, अपने पास में डेसिमल के, अगर वहां पे डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल के बाद में क्या लिखी हुई है, जीरो लिखी हुई है, तो वो क्या हो जाती है हमारी सिग्निफिकेंट होती है। बाकी की सब जो वैल्यूज होंगी, बाकी सब जो राइट जीरोज हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, ये सिग्निफिकेंट होती है। समझ में आया क्या हमको, समझ में आया क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितनी की जितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ही, उनमें तो सोचना ही नहीं है। पंगा यहां पर है जीरो की केस में। जीरो में आपको बताया मिडिल जीरो सिग्निफिकेंट हो गई, ठीक है, लेफ्ट जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, राइट जीरो डेसिमल के बाद में तो अपन को सिग्निफिकेंट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, जैसे यहीं पे कैलकुलेट कर लो जरा यार। यहां पर देखो जरा, इस केस में देखो 1 1, ये तो क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट होगा। अब इस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अभी बताया, इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर 3 क्या हो गए, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो, इस केस में 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास में है 0.007, ठीक है, अपने पास में है 1.001, ठीक है, ये है, या इसको छोड़ो जरा, अपने पास में है 5.01, ठीक है, अपने पास में क्या है 1.07। तो यहां पे जरा करते हैं चीजों को कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करोगे, इस केस में बताओ जरा, मेरे पास में 0.007, इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यहां पर सिंपली आपको कह देना है केवल एक। क्यों? अरे यहां पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अगर यहां पर कोई नॉन जीरो होता, जैसे अगर 1 लिखा रहता और 1 के बाद में क्या है, डेसिमल है, और डेसिमल के बाद में अगर जीरो होती, ठीक है, उस केस में वो जीरो काउंट हो जाती सिग्निफिकेंट फिगर के केस में। लेकिन अभी क्या है, जीरो लिखा हुआ है डेसिमल से पहले, इसका मतलब अभी यहां पर जो 7 है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा ओनली। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। ऐसे यहां पर देखिए जरा, अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो जीरो है, वो कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद में है, और डेसिमल से पहले क्या लिखी है हमारे पास में, कहीं ना कहीं क्या वैल्यू लिखी हुई है, नॉन जीरो। इसका मतलब अब इस केस में 3 क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं क्या यहां पर ये चीज, इस केस में बताओ जरा, इस केस में भी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास में है 100 में बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये अपना हो जाएगा होमवर्क। सिंपल सा एग्जांपल है भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो खत्म होती है। मैंने आपको बेसिक सी जो चीजें हैं वो बता दी हैं। बाकी अगला जो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम समझेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, ऐसे अपन और बहुत सारी चीजें जो कंसेप्ट अपन के केमिस्ट्री के अंदर है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, उनके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, सो इस लेक्चर में बस इतना ही। जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में आपसे कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड दिस इज गौरव बसवाल साइनिंग ऑफ।